सो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में दूसरी चुनौती होती है। इसके आंसर को आप सेक्शन 1 के आंसर से जैसा नहीं बना सकते। इसमें दूसरे तथ्य की ज़रूरत होती है, तर्क की ज़रूरत होती है। सार्क जो टॉपिक है, सार्क टॉपिक में ये इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो सार्क 66 मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, और इसमें यदि हम लोग ऐसा पढ़ें कि सारा तत्व आ जाता है और जो भी क्वेश्चन आए उसको बनाने में हम लोग सक्षम हैं, तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग को देखना पड़ेगा। इवैल्यूएट सार्क, सार्क का मूल्यांकन करें, ये हम लोग अपने टेस्ट सीरीज़ में कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है सार्क की विफलता का कारण क्या रहा है, व्हाट हैज़ बीन द रीज़न ऑफ फेलियर फॉर सार्क, ठीक है। और तीसरा है नीड फॉर रिवाइविंग सार्क, सार्क को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता। यदि हम लोग इसके 3 पार्ट, कैसे चालू हुआ, क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्यों ये असफल हुआ और आगे का राह क्या है, भारत के लिए इसका महत्व क्या है, क्या सार्क को फिर से पुनर्जीवित करें, इज देयर ए नीड टू रिवाइव इट, और शैल वी शट इट डाउन फॉर एवर, है ना। इंडिया इज रादर टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन बिम्स्टेक, इन्वेस्टिंग इन बिम्स्टेक, बट बिम्स्टेक हैड इज ओन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। तो हम लोग आज का डिस्कशन जो है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि कल आपके फुल लेंथ टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप तैयार रहें कि कौन से क्वेश्चन में कौन से तत्व रखेंगे। ये हम लोग 3 पार्ट देख रहे हैं। 3 पार्ट में अब मान लीजिए सार्क का मूल्यांकन करें तो सार्क का इतिहास आप लिखना ना चालू कर दें। सार्क की उपलब्धियां, कौन कौन सी संस्थाएं, वो मत लिखिए। हर एक क्वेश्चन का अपना टारगेट आंसर होता है। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, नाम ही खुद है क्षेत्रीय सहयोग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो शब्द ही है रीजनल कोऑपरेशन, शब्द ही है आपका क्षेत्रीय सहयोग। तो क्षेत्रीय सहयोग कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसके लिए कुछ आधार चाहिए ना। यू शुड हैव सर्टेन पैरामीटर्स, सर्टेन कॉमन पैरामीटर्स अपॉन विच टू स्टार्ट रीजनल कोऑपरेशन। तो क्षेत्रीय सहयोग की हम लोग बात करें तो क्षेत्रीय सहयोग के लिए जो मात्रक निर्धारित करेगी वो क्या है, एक भाषा समान हो, ठीक, एक भूगोल में समानता हो, ऑलमोस्ट सेम ज्योग्राफिकल रीजन, सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट, सेम टाइप ऑफ ज्योग्राफिकल वेरिएशन, नस्ल है ना, रेस शुड बी सेम। बहुत हद तक संस्कृति भी एक जैसा होना चाहिए और बहुत हद तक राजनीतिक तंत्र, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो भी सेम होना चाहिए। जब सेम होगा तभी तो आप एक सहयोग की बात कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में क्या हम लोग सहयोग की बात कर सकते हैं? क्योंकि तंत्रीय जो पॉलिटिकल सिस्टम है वही अलग है, एक थिंकिंग अलग है। भले ही लोग एक जैसा, एक नस्ल हो, एक जैसा दिखाई देने वाले हों, तो ऐसे स्थिति में लोगों के बीच में सांस्कृतिक मिलजुल हो सकता है, कल्चरल इंटरेक्शन हो सकता है, बट पॉलिटिकल लेवल पे वो फेलियर हो जाएगा। तो जब भी हम लोग क्षेत्रीय सहयोग की बात करें तो लेके चलिए कि कुछ मानक निर्धारित तत्व होने चाहिए। देयर शुड बी सर्टेन पैरामीटर्स लाइक कॉमन कल्चर, कॉमन रिलीजन, कॉमन ज्योग्राफिकल होराइजन, कॉमन कल्चरल सेटअप। एंड इंडिया इज फॉर्चुनेट
भारत इस मामले में बहुत ही खुशकिस्मत है, क्योंकि इंडिया इज अ मल्टी रिलीजनल कॉम्प्लेक्स। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। यहां पे आपको हर एक भाषा के लोग मिल जाएंगे, हर एक धर्म के लोग मिल जाएंगे, है कि नहीं? अब देखिए, यदि हम लोग सार्क देश की बात करें तो उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में पॉलिटिकल टेंशन है, तनाव है, लेकिन भाषा तो एक है, रहन सहन तो एक है, खान पान तो एक है। वो भी पान खा के दीवार पे थूकते हैं और आप भी पान खा के दीवार पे थूकेंगे। सेम स्टाइल ऑफ लिविंग, ये बात है। चलिए भारत और बांग्लादेश की बात कीजिए। भाषा एक है। यदि वहाँ इस्लाम माना जाता है तो भारत में भी इस्लाम माना जाता है। पाकिस्तान में इस्लाम माना जाता है तो भारत में भी इस्लाम माना जाता है। नेपाल और भारत में भी वही रिश्ता है। नेपाल में हिंदू धर्म है, भारत में भी हिंदू धर्म है। वहां पे शंकर भगवान का मंदिर है, हम लोग पूजते हैं, महादेव की पूजा करते हैं। भूटान बौद्ध धर्म है, यहाँ भी बौद्ध धर्म है। भूटान जो है एक राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर चला गया। भूटान ओरिजिनली इज अ किंगशिप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, नाउ इट हैज अ डेमोक्रेटिक सेटअप। इंडिया हैज द सेम। श्रीलंका, तमिल संस्कृति और श्रीलंका। तो इंडिया इज फॉर्चुनेट। इंडिया एक जो है बहुत ही किस्मत वाला देश है कि ऐसे क्षेत्रीय संगठन का गठन हुआ है जो कि भारत के साथ सीमा भी बनाता है और भारत के साथ जो है बहुत आधारभूत समानताएं हैं। whether it is in language, linguistic, regional, religion, culture, बहुत सी समानताएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो है सबसे विकसित राष्ट्र है इनमें। इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री एज कंपेयर टू दिस रीजन। सो इंडिया कैन एक्ट एज अ बिग ब्रदर। इंडिया जो है बड़े भाई की भूमिका में आ सकता है, बोलिए। और इंडिया यदि बड़े भाई की भूमिका में आ सकता है तो अफगानिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग भारत के लोग जैसे सोचेंगे, नेपाल के लोग भारत के लोग जैसा सोचेंगे, बांग्लादेश के लोग भारत के जैसा लोग सोचेंगे। इफ इंडिया एक्ट्स लाइक अ बिग ब्रदर एंड इफ इंडिया डजंट एक्ट लाइक अ बिग ब्रदर, यदि आप एक बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा जो पाकिस्तान कहती है कि भारत के मुसलमानों को सुरक्षा नहीं है भारत में। कुछ लोग हिंदू पे बोलेंगे, कुछ लोग बौद्ध धर्म पे बोलेंगे, मतलब इंडिया को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वी शुड बिफोर एनालाइजिंग दिस क्वेश्चन, हम लोग बात करेंगे क्षेत्रीय सहयोग, और क्षेत्रीय सहयोग को भारत अपने तरफ कर सकता है, अपने हित में कर सकता है, बट कुछ डूज एंड डोंट्स है। कैसे हम लोग इसका फायदा उठाएंगे और क्या क्या गलतियां हुई हैं उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। क्षेत्रीय सहयोग, रीजनल कोऑपरेशन का मतलब होता है क्षेत्रीय एकीकरण, रीजनल इंटीग्रेशन। संघर्ष का विपरीत शब्द है एकीकरण। टेंशन का अपोजिट वर्ड है इंटीग्रेशन। यदि इंटीग्रेशन नहीं होगा तो वॉर होगा। सार्क फेलियर रहा क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव है, एकीकरण नहीं हुआ है।
तभी संघर्ष जो है वो सामने आया। हम लोग देखेंगे आगे कि सार्क के स्थापना के समय क्या सोच थी, और यहीं से हम लोग जो है अपने डिस्कशन को चालू करेंगे। 1980 के दशक में से 1985 में स्थापना हुई थी, लेकिन 1980 के दशक में बांग्लादेश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रेसिडेंट जियाउर रहमान, he was the person instrumental in coming up with the concept of SAARC. राष्ट्रपति जियाउर रहमान का विचार विमर्श, अध्ययन, शोध और उनके कार्यकलापों के द्वारा ही सार्क की स्थापना हुई, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पहले हम लोग इस बात को समझ लें कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना उस सोच के साथ नहीं कर रहे थे जिस सोच के साथ हम लोग भारत चला। बांग्लादेश का ये रणनीति था कि भारत के सीमा पे जो छोटे छोटे देश हैं उनका एक क्षेत्रीय सहयोग बनाए ताकि वो मिलके भारत के अपोजिट खड़ा हो जाए। इंडिया समझती थी इस बात को और काफ़ी उदासीन भी थी, नॉट वेरी एक्टिव। शुरू में इनिशिएशन इंडिया का उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था क्योंकि जानती थी कि बांग्लादेश का स्ट्रैटेजी क्या है, बट खुलेआम ये बात को कह नहीं सकती थी। बट अल्टीमेटली इंडिया बिकेम इट्स फाउंडर मेंबर्स। अब आई है बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान देखा कि इंडिया विल एस्टैब्लिश इट्स हेजेमनी ओवर द सार्क प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब है कि भारत अपने वर्चस्व का इस्तेमाल करेगा सार्क के मंच को, यानी सार्क का मंच हो जाएगा भारत के लिए द्विपक्षीय कूटनीति के लिए, बायलैटरल जो है आप कह लीजिए पॉलिटिक्स के लिए, बायोलॉजिकल ग्रुप बनाने के लिए। मीन्स इंडिया विल यूटिलाइज द सार्क एज अ टूल to isolate Pakistan, and this is actually what happened after उरी अटैक। जो इस्लामाबाद में आपका शिखर सम्मेलन जो सार्क में नहीं हुआ, ऑब्वियसली भारत के कारण ही नहीं हुआ। उसके पीछे तर्क है, सही है, हम लोग सही गलत में नहीं जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे जो देश हैं उनके पीछे सोच क्या है। अभी सार्क के जो 8 देश हैं उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, ये 3 मेजर स्टेट्स हैं, और तीनों मेजर मुख्य जो राष्ट्र हैं इनकी सोच अलग अलग है। आधार साझा था, देयर वाज अ कॉमन कल्चर, बट देयर वाज अ पॉलिटिकल गेम, है कि नहीं? पाकिस्तान क्यों ज्वाइन की सार्क को? व्हेन इट वाज मेड क्लियर टू पाकिस्तान कि नहीं, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सोवरेनिटी डिस्कस करेंगे, हम आपके संप्रभुत्व को पूरा सम्मान देते हुए आपके साथ हम लोग मंच साझा करेंगे। पाकिस्तान आए, लेकिन तीनों देश के पीछे जो है एक अलग अलग राजनीतिक मंशा थी। भारत तो तैयार नहीं थे, लेकिन ज्वाइन की। पाकिस्तान भारत से डरती थी। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान नेवर थॉट ऑफ कोऑपरेशन विद इंडिया। पाकिस्तान अपने आप को एक भारत के साथ सहकारिता मंच पे कभी नहीं लाना चाहती थी, न लाना चाहती है। सो इंस्टेड ऑफ कोऑपरेशन पाकिस्तान इंसिस्टेड ऑन कॉम्पिटिशन, भारत के साथ प्रतियोगिता करती है। और हम लोग सब जानते हैं कि पाकिस्तान
का कितना मूल्य है यदि भारत के साथ प्रतियोगिता करेगी, राइट। लेकिन तो भी पाकिस्तान जो होड़ में लगा था, होड़ में, कंपटीशन में, यह पाकिस्तान का सोच है। बांग्लादेश का आप सोच देख लिए। अब देखिए बाकी आपके पास जो विश्व, वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स है वो मूव करेगा दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, फ्यूचर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और यहां पे दो मेजर प्लेयर हैं, एक है इंडिया और दूसरा है चीन। यदि आप अपने पड़ोसी देश को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, यदि पड़ोसी देश के साथ आपका संबंध मधुर नहीं रहता है, तो तुरंत ये पड़ोसी देश जो हैं चीन के प्रभाव में आ जाएंगे, क्योंकि सबका एक रणनीतिक, वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक रणनीतिक इंपॉर्टेंस है। आप देखिए कि नेपाल और भूटान के माध्यम से चीन जो है बांग्लादेश पहुंच जाएगी, और बांग्लादेश यदि पहुंचती है तो बंगाल की खाड़ी में उसका प्रभाव चालू हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, आप देखिए वाणिज्य के रूप में कितना महत्वपूर्ण है, कॉमर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रेड, कितना शिपमेंट वहां से जाता है। और रणनीतिक, यूएस को यदि साउथ चाइना सी जाना हो तो रूट भी बे ऑफ बंगाल ही है। तो रणनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक रणनीति दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस सार्क का अपना है। तो हम लोग ये देखें कि सार्क का यदि महत्व की बात करें, सार्क इतने चर्चा में है क्यों, तो वो ये सब है। हम लोग आगे डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि सार्क की स्थापना हुई, बहुत सारे संस्थाओं का निर्माण हुआ, जो कि कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं का हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन इन संस्थाओं के निर्माण से भी सार्क की बहुत ज़्यादा उपलब्धि हम लोग गिना नहीं सकते हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे इसकी असफलता का कारण क्या है, भारत के लिए क्यों जरूरी है, और आगे इसकी भविष्य क्या है। तो चलिए कुछ हम लोग देखते हैं कि सार्क जो देश है, जो सार्क जो क्षेत्रीय संगठन है, कुछ संस्थाओं का निर्माण हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण संस्था जो कि कृषि को, ट्यूबरकुलोसिस को, मौसम विज्ञान को और मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जो ढाका में खोला गया, दिल्ली में खोला गया, काठमांडू में खोला गया, इस्लामाबाद में खोला गया। तो सम इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स हैव ओपेंड। कहने का मतलब है कि इन संस्थाओं के अलावा भी सार्क हर एक कार्य विधिवत चलते रहे। All work should be carried on a routine basis. There were some important institutions. जैसे कि बात की गई सार्क फूड बैंक की, यदि कुछ आर्थिक संकट होता है, कुछ प्राकृतिक संकट होता है, कुछ नेचुरल कैलामिटी होता है, तो हमारे पास खाद्य पदार्थ का इतना संग्रह हो सके ताकि लोगों को ढंग से खिलाया जा सके। तो सिक्योरिटी
जो सार्क फूड बैंक है ये खोला गया एक इमरजेंसी कदम के तहत। फिर आपका सार्क डेवलपमेंट फंड, सार्क विकास कोष को 2010 में चालू किया गया कि बहुत सारे जो हैं योजना चालू की गई, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन, जैसे कि डेवलपमेंट विकास। तो इन डेवलपमेंट वर्क को फाइनेंस करने के लिए, वित्त पोषण करने के लिए सार्क विकास कोष खोला गया, एसडीएफ खोला गया, सार्क डेवलपमेंट फंड जो है इसकी शुरुआत की गई। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का उद्देश्य ये था कि इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऐसे विचारक, ऐसे थिंकर, ऐसे लोगों का निर्माण हो, ऐसे मानव संसाधन का निर्माण हो, ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज का निर्माण हो जिनका एक साझा सोच हो, जिनका एक कॉमन विजन हो। ये लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का ना सोच के दक्षिण एशिया का आइडेंटिटी इनके पास आए। दे शुड फील प्राउड दैट यस वी आर फ्रॉम साउथ एशिया, साउथ एशियन आइडेंटिटी, साउथ दक्षिण एशिया पहचान ये लोग दिलाए। सार्क मध्यस्थता परिषद, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल खोला गया। इसका मकसद ये था कि जो व्यापार एक दूसरे को बीच चल रहा है, द ट्रेड दैट इज गोइंग ऑन, उसकी एक मानक तय हो, ताकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन रख सके। तो ये संस्था भी जो है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए खोला गया। फिर आपका मानक को लेके, कैसा हमारा काम करने का मानक होना चाहिए, कैसा हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, कैसा हमारा वस्तु होना चाहिए, कैसा हमारा क्वालिटी होना चाहिए, एक देश और दूसरे देश आपस में किस तरह से बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, किस तरह से सामानों का, वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, इंट्रा रीजनल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड कैसे चलेगा, इसके लिए साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय मानक संगठन भी चालू की गई। और इन सबके कारण जो है कुछ सार्क में उपलब्धि भी देखने को मिलती है। सार्क देशों के जो शिखर सम्मेलन हुआ, जो विदेश सचिवों का मीटिंग हुआ, राज्य के शीर्ष नेताओं का जो आपस में बैठक हुआ, उसके कारण कुछ उपलब्धियां भी हम लोग देखने को मिलता है। हालांकि सार्क का जो क्षेत्र है काम करने का, वो जनसंख्या पे है, स्वास्थ्य पे है, मौसम पे है, संस्कृति पे है, तकनीक पे है और स्पोर्ट्स पे है। और यदि हम लोग बात करें कुछ उपलब्धियां पर, तो पहला उपलब्धि जो हम लोग गिना सकते हैं वो है साफ्टा या मुक्त व्यापार क्षेत्र, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। यानी कि विश्व के व्यापार से, विश्व के व्यापार को बढ़ावा देने से पहले आपस में हम अपने व्यापार को जो है बढ़ावा देंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय व्यापार होना चाहिए। कम से कम 1/3 किसी भी देश का व्यापार क्षेत्र के आधार पे होना चाहिए। और इसी मकसद से आपका साफ्टा या मुक्त व्यापार क्षेत्र को शुरू किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इसका एक उद्देश्य ये भी था कि यदि व्यापार बढ़ता है, यूनिवर्सिटी खुला, व्यापार बढ़ता है, क्षेत्रीय व्यापार, रीजनल ट्रेड बढ़ता है, तो दक्षिण एशिया की एक पहचान बनेगी, साउथ एशिया का एक आइडेंटिटी बनेगा। और इसी कारण बहुत सारे संस्था खुले, जो कि फूड बैंक की बात किए हम लोग, मानक संस्था की बात किए, आर्बिट्रेशन काउंसिल की बात किए, इस तरह की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी खुला, इस तरह की बात हुई। और अल्टीमेटली यही था
कि लोगों के बीच जो है संपर्क, कल्चरली जो 8 देश के लोग हैं आपस में मिले। धीरे धीरे हम लोग देखे कि जैसे जैसे सार्क का शिखर सम्मेलन समिट आगे बढ़ते चला गया, 8 देश के शीर्ष नेता आपस में मिलने लगे, तो कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए, जैसे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, जिसको कि हम लोग CBM कहते हैं, आत्मविश्वास निर्माण के उपाय, कि कैसे हम लोग अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचा को बदले ताकि आदान प्रदान एक तय मानक के तहत हो। तो इस तरह का कदम भी उठाया गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस्लामाबाद में जो शिखर सम्मेलन होने वाला था, वो स्थगित कर दिया गया। शुरुआत हुई एक उद्देश्य के साथ, शिखर सम्मेलन हुई, विदेश सचिव के स्तर पर वार्ता हुई, कुछ उपलब्धियां भी हैं। लेकिन और क्षेत्रीय संगठन को यदि आप देखेंगे, जैसे आप आसियान से इसको कंपेयर करते, तुलना करते हैं, तो बहुत हद तक सार्क असफल रहा। इट वॉज अ फेलियर टू अ ग्रेट एक्सटेंट इफ वी कंपेयर इट विद एशियन कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल। और क्षेत्रीय सहयोग ना हो तो टेंशन रिलेटेड एरियाज बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, और ऐसे में आप कभी वर्ल्ड लेवल के देश बनने का जो सपना है वो थोड़ा सा दूर चला जाता है। और इस्लामाबाद समिट के बाद से, इस्लामाबाद समिट से जो पोस्टपोन हुआ, अभी तक सार्क समिट हुआ नहीं। तो बहुत हद तक सार्क वॉज अ फेलियर, इट हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी अ फेलियर। सार्क जो है अपने आप को बहुत हद तक जो है असफल, जो है अपने आप को खुद घोषित कर दी गई है। सबसे बड़ा कारण क्या है? सार्क में हम लोग देखें बहुत इंस्टीट्यूशंस बना, बहुत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना, बहुत संस्थागत रूपरेखा बना, लेकिन वर्ल्ड में ये सार्क जो संगठन है, इससे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र कोई भी नहीं है। सार्क इज द मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा खामियां हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रेड, इनके बीच का जो व्यापार, जो क्षेत्रीय देश हैं उनके बीच का व्यापार, जो आंतरिक व्यापार बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 1/3 होना चाहिए। और एक्चुअल में इनका जो व्यापार है, आपस में जो ट्रेड है, वो 5% से भी ज़्यादा नहीं है। राइट? तो ये सबसे बड़ा फेलियर है कि हम लोग साफ्टा की बात किए, खुला व्यापार की बात किए, लेकिन ये कि गपशप कार्यक्रम ही रह गया। सार्क जो है अपने आप को एडवाइजरी बॉडी बना दिया है ना, जहाँ पे विचार विमर्श हुआ, अच्छे बातें हुई, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। ये डाटा खुद में खुद आपको बताता है। देखिए, आपका जो साफ्टा जो समझौता है, फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार, इसकी जो समझौता है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, वो पेपर पे रहा, इनफैक्ट फेलियर रहा, असफल रहा। जो है लास्ट जो मीटिंग, जो अंतिम सार्क का जो मीटिंग था, वो 2014 में ही हुआ, उसके बाद ये मीटिंग हुआ ही नहीं। भारत में उरी क्षेत्र में हमला हुआ, पाकिस्तान प्रायोजित उरी में हमला हुआ, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये आपका अटैक हुआ, और उसके बाद जो है इस्लामाबाद में जो 2016 का जो सार्क समिट था, उसको प्रस्तावित सार्क समिट जो है, शिखर सम्मेलन जो है, वो रद्द कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है, ये क्या सही था? भारत के पास एक मंच था,
इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दो बातें होती हैं, एक सॉफ्ट स्टेट और एक हार्ड स्टेट। सॉफ्ट स्टेट कहने का मतलब है कि आप प्यार से परसुएशन से, रिक्वेस्ट से किसी बात को कहेंगे। हार्ड स्टेट क्या है कि आर्थिक शक्ति लगाएंगे, इकोनॉमिक पावर लगाएंगे, मिलिट्री पावर लगाएंगे किसी को अलग करने के लिए। भारत का वर्चस्व है सार्क में, ये तो बताए कुछ समय से सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित रहा, वर्चस्व है। तो क्यों नहीं इस वर्चस्व का फायदा उठाते हुए सार्क मंच को भारत पाकिस्तान को आइसोलेट कर देती। इस रणनीतिक मंच को, स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी बनाया जा सकता था। तो इसमें इंडिया ज्यादा स्कोर करती है कि नहीं, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह की बात होती। तो पॉलिटिकल परेशानी से, प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, एक ये है। दूसरा, देखा गया है कि भारत जो है बिम्स्टेक में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी। अब बिम्स्टेक में देखिए म्यांमार और थाईलैंड है, सांस्कृतिक रूप से भारत के साथ नहीं है, वो आसियान देश के ज़्यादा झुकाव में है। इससे ज़्यादा सार्क जो है भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। भारत पाकिस्तान पे, टेररिज्म पे, आतंकवाद पे उसको आइसोलेट कर दिया, पूरे वर्ल्ड में आइसोलेट कर दिया। क्या फायदा मिला भारत को? पाकिस्तान चला गया चीन के शरण में। पाकिस्तान को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तान हैज नथिंग टू लूज। बट भारत का जो है इट्स रिस्पेक्ट, इट्स हेजेमनी शुड नॉट बी चैलेंज्ड। चीन का प्रभाव पाकिस्तान पे आ गया। ये थोड़ा सा राजनीतिक रूप के साथ रहते, समझाते और सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देते। यदि बड़ा भाई छोटा भाई को क्या करता है, पढ़ो बेटा पढ़ो, समझाता है, और नहीं समझने पे क्या होता है, 1 और 2 स्लैप्स, तो 1-2 चाटा में तो पाकिस्तान सीधा हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान कहता है कि कंपटीशन में है, लेकिन वी नो कि कहाँ का कंपटीशन है ना। क्रिकेट मैच को तो समझते ऐसे कि वर्ल्ड वॉर हो गया। तो ये पाकिस्तान की सोच है। कश्मीर डिस्प्यूट, बार बार पाकिस्तान जो है कश्मीर का राग अलापती है। अरे भैया, ये तो डिबेट ही खत्म हो गया। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो आतंकवाद पे जो भारत कहती है, इसका कॉन्क्रीट मेजर ले लेना, खत्म कर दे वंस एंड ऑल फॉर ऑल। अब ये कदम